बेटा कल वाले न्यूमेरिकल्स दिए थे आपको 3-4 मैंने ट्राई किया तुम लोगों ने? मैम ये 17th और 14th नहीं हुआ। 14th का फिर भी थोड़ा आइडिया लग गया, 17th तो हुआ ही नहीं। 24 और 13 हो गए। मेरे भी नहीं निकले ये दोनों। 25 मैम आपने 25 नहीं दिया था, आपने दिया था 4.13, 14, 17 और 24। ओके। 13 तो सीधा ही है, उसमें कुछ करना ही नहीं था। 14 देख लेते हैं। 25 भी था। चलो इधर देखो। 14 में बेटा देखो सिंपल क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। कार्बन 14 का कहता है रेडियो एक्टिव डिके हो यदि तो उसका टी हाफ इतना 5, 7 इतने ईयर्स। ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, ये कोई पुरानी चीज मिली जैसे कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ C14। कोई पुरानी चीज मिली उसमें 80% कार्बन 14 प्रेजेंट था उस टाइम पे जब वो मिली थी लिविंग ट्री में। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। एज का मतलब क्या है, बेसिकली हमने टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, कितना टाइम पीरियड निकालना है कि कितना टाइम लगा उसको 80% रहने में, वही उसकी एज होगी ना। एंड तुम एक बात देखो, इसने लिखा है रेडियो एक्टिव डिके एंड वी नो दैट ऑल रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। So this is a question of first order reaction. And in first order, what is the integrated rate expression? T is equal to 2.303 upon K log initial concentration upon concentration left after time T. And we want to calculate the age. ये कार्बन डेटिंग वगैरह जो होती है ना, उससे ये निकालते हैं ऐसे ही, उसमें C14 की हेल्प से एज ऑफ द सैंपल निकाल लेते हैं जो पुरानी चीज़ें वगैरह मिलती हैं। तो हमने टाइम पीरियड मतलब एज निकालनी है। के हमारे पास आ जाएगा हाफ लाइफ टाइम से। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो के की वैल्यू हुई टी हाफ दिया हुआ है, ये बन जाएगा। ठीक है। लॉग 80% रह गया, इनिशियल 100 था तो कितना बच गया 80। इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी योर एज ऑफ द सैंपल। ईयर में आएगा आंसर, बी केयरफुल बिकॉज वी आर यूजिंग द हेलो यूनिटरी मेथड से हो जाएगा ये कि 50% को 5730 ईयर्स लगे तो 20% को कितने लगेंगे? बेटा वो यूनिटरी मेथड से नहीं करना क्योंकि रेट कांस्टेंट नहीं है ना। फर्स्ट ऑर्डर जो है ठीक है तुम्हारा, मैम, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन एज वेल। हाँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व ज़रूर कर लेना, कैलकुलेशन आसान है बट करके देखना। क्लियरेस्ट एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। 2.17 सॉरी 4.17। इसकी पिक खींच लो, नहीं लिखा है तो फटाफट करो, डिस्कशन करनी है आज, न्यूमेरिकल्स काफ़ी कराने हैं आपको। निखिलेश बेटा इसकी पिक खींच ले, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है और ट्राई टू बी एट टाइम। ये डाउट था बच्चों का जो कल क्वेश्चन दिए थे। कैन यू लिसन टू मी निखिलेश? पिक खींच लो बेटा। चलो आगे। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और ये एक प्रोडक्ट निकला एक्सप्लोजन का, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन ही होता है नेचुरली। ये जो प्रोडक्ट निकला स्ट्रोंशियम, उसका टी हाफ कितना दिया 28.1 ईयर्स था। आगे बोलता है इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम was absorbed in the bones of a newly born baby। अब बेटा देखो, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह किसी कंट्री पे जैसे गिराया गया था, तो उसका ये प्रोडक्ट मिला, बट ये बड़े हार्मफुल चीज़ें हैं, रेडिएशन क्रिएट करते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं ये। तो कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, उसकी बोन्स में ये चला गया, अब्जॉर्ब हो गया। और ये कितना अब्जॉर्ब हो गया, बाय अमाउंट 1 माइक्रोग्राम उस बच्चे की बोन्स में अब्जॉर्ब हो गया। ठीक है।
कैल्शियम की जगह ये अब्जॉर्प्शन इसकी हो गई क्योंकि ये प्रेजेंट था सराउंडिंग्स में सब जगह। तो वो क्या बोल रहा है, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स। कहता वो न्यूली बॉर्न बेबी था, बच्चा 10 साल का हुआ, तो 10 ईयर्स के बाद उस बच्चे की बोन्स में अभी भी कितना स्ट्रॉन्शियम बचेगा वो हमको निकालना है। तो क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं हो गई उस बच्चे के लिए, जितना स्ट्रॉन्शियम अब्जॉर्ब हुआ वो इनिशियल कंसंट्रेशन एक्ट कर रहा है। हमने निकालना है 10 साल बाद कितना अभी भी उसकी बोन्स में होगा, मतलब हमको 80 निकालना है। कितने टाइम पीरियड दिया हुआ है, 10 साल, और वो जो स्ट्रॉन्शियम है उसका टी हाफ इतना था बस। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, कैसे पता चला, लिखा तो है नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव की बात हो रही है। इसमें देखो के की वैल्यू वही टी हाफ से आ जाएगी, तो के की वैल्यू लगा ली हमने 0.693 बाय टी हाफ। अच्छा वो ईयर में ही रहने देना क्योंकि यहाँ पे टाइम भी हमारे पास 10 ईयर ही है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम है तो मैं माइक्रो का माइक्रो ही रख लेती हूँ, चेंज करने की तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो AT है वो भी ऑटोमेटिकली माइक्रोग्राम में ही आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? कैलकुलेशन कर लो। ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई थी इसलिए 1 रहने दिया मैंने। अब सारा कुछ इधर ले जाना, वो वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका एंटी लॉग ले लेना, फिर AT निकाल लेना। रिप्लाई क्विकली, बी क्विक। सिमिलरली यू कैन प्रोसीड विद द 60 ईयर्स। सेम चीज उसने पूछा है कि 60 साल बाद कितना बचेगा, सारा कुछ सेम करना है, बस यहाँ पे 60 लगा देना, 80 उसके लिए भी निकालना पड़ेगा। नोट कर लो या पिक ले लो, दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम ही होगा। इसके लिए एक्सप्रेशन बना देती हूँ मैं। 60 साल बाद कितना बचेगा उसका ये बनेगा। कंसेप्ट इसमें ध्यान से देखोगे तो कोई मुश्किल नहीं, आराम से हो जाएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर है, वो तो करनी ही पड़ेगी। और बताओ। बस हाँ यही दो थे। 4.24 और 25 हो गया था सबका। मम्मा अकेला 24 नहीं दिया। कर लेना ना फिर 25। बोलो बेटा, बाकी लोग बताओ। जशन, अक्षित, निखिलेश, पिया, हरगुन नहीं आई आज? हो गया मैम। इसमें भी देखो 2.24 में भी ना तुमको 80 निकालना है। 100 सेकंड दिए हैं, के की वैल्यू सीधी दे रखी है। और 4.25 में भी तुमको व्हाट फ्रैक्शन, बस यही है, इसमें भी फ्रैक्शन ही निकालना है तुमको, कितना बचेगा। ठीक है, हाँ मैं नोट्स भेज दूंगी इसके। ठीक है, एक्चुअली इसमें सारा वही है, मैथमेटिकल ही है, तो वो भेज दूंगी। मैंने फैक्टर्स तक तो भेज ही दिया था, उसके बाद तो सारा वही मैथमेटिकल शुरू होता है, बट मैं भेज दूंगी। अब देखो और क्वेश्चंस करने हैं आज हमको। NCERT का मैं ले रही हूँ क्वेश्चन। अभी मैं 3 न्यूमेरिकल तुमको कराऊंगी जिनमें गैसेस यूज होती हैं। ठीक है, तो उसको कैसे डील करना है वो हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 न्यूमेरिकल्स। प्लीज राइट डाउन। फर्स्ट आई एम टेकिंग द सॉल्ट एग्जाम्पल 4.6. The question says the following data were obtained. कुछ डाटा निकाला इसने during first order. It's mentioned that it is first order. Thermal decomposition and 2O5 की decomposition करी गई। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट किया गया, रिएक्शन गिवन है तुम लोगों को, ये प्रोडक्ट बनेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखा है इसने, बट एक काम करना, N2O5 की इक्वेशन ना थोड़ा ध्यान में भी रख लेना, ये काफ़ी कॉमन है, आ जाती होती है, कई बार इक्वेशन नहीं भी देते।
फर्स्ट ऑर्डर एक रिएक्शन था इसकी डिकम्पोजिशन का, रिएक्टेंट भी गैशियस है, प्रोडक्ट भी गैशियस है, और इसका डाटा दिया है। डाटा देखो कैसे दिया, ऐसे दिया, सीरियल नंबर 1 2, मतलब 2 रीडिंग ली गई, टाइम सेकंड में 0, यहाँ पे लिख रहा है टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे लिख रहा है 0.5, 100 सेकेंड, और ये डाटा दिया और पूछ रहा है कैलकुलेट के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर, पहले डाटा को समझते हैं। डाटा क्या बोलता है कि पहली रीडिंग ली गई टाइम 0 पे, मतलब जस्ट रिएक्शन शुरू ही किया था, उस टाइम पे प्रेशर मेजर किया गया, इतना प्रेशर निकला 0.5 ATM। ध्यान रखना ये टोटल प्रेशर है, बट जब बेटा टाइम 0 होगा, तुम खुद सोचो सारे का सारा रिएक्टेंट ही होगा, तब प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? टाइम जब 0 है तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो प्रेशर दिया है 0.5 ATM, वो किसका प्रेशर है? रिएक्टेंट का प्रेशर है, सिर्फ उसमें प्रोडक्ट नहीं है। तो ये लिख लिया हमने। फिर क्या किया, रिएक्शन होने लग गया, फिर 100 सेकेंड बाद इन्होंने रीडिंग लिया और इतनी रीडिंग आई। बट अब ये जो प्रेशर है, क्योंकि उसने बोला है कि ये रीडिंग टोटल प्रेशर की है, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका प्रेशर है कल्ले का। क्यों? जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये कुछ प्रोडक्ट में बदलेगा, बट प्रोडक्ट भी क्या है, गैशियस हैं, तो उनका भी तो प्रेशर काउंट होगा बीच में। और किसका होगा? और ये कुछ बचेगा भी, कुछ लेफ्ट भी होगा, तो इसका भी प्रेशर होगा। इसका मतलब ये जो 100 सेकेंड बाद वाली सिचुएशन है, वो हम इसके नीचे ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये टोटल प्रेशर है 100 सेकेंड के बाद, उसमें रिएक्टेंट बचे हुए, रिएक्टेंट का प्रेशर भी प्लस जो प्रोडक्ट उस टाइम तक बन चुके होंगे उनका भी प्रेशर इंक्लूड होगा। समझ में आ गई बात? अब स्टिशियोमेट्री लगाते हैं। देखो ये 2 यूज होते हैं, तो ये 2 बनते हैं और ये 1 बनता है। ये 2 यूज हुए, 2 बने, 1 बना। मैं बोलूं कि मेरा 2P यूज हो गया, X ले लो, P ले लो, कुछ भी ले लो, 2P यूज हो गया, तो ये बचेगा कितना? 100 रुपीज लिए थे, 100 में से 70 रुपीज खर्च के आगे कितने बचेंगे तुम्हारे पास? 30। 0.5 टोटल था, 0.5 में से 2P खत्म कर दिया हमने, रिएक्ट हो गया, बचा कितना? 0.5 माइनस 2P। ये इनिशियली 0 थे, ये कितना बनेगा? ये 1 खर्च होता है तो ये 1 बनता है, 2 खर्च होते हैं तो 2 बनते हैं, 2P इसके कंज्यूम हुए तो उसके 2P बने, इसके बनेंगे P। समझ में आ गई ये बात तुमको? यस मैम। मैम ये प्रेशर वाला नहीं समझ आया, टोटल प्रेशर वगैरह क्या कह रहे थे आप? ध्यान से सुनेगी तभी समझ में आएगा। देखो दोबारा, मैं ये कह रही हूँ कि उसने 0 सेकेंड पे ये टोटल प्रेशर दिया। 0 का मतलब क्या? इनिशियली सारे का सारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर हो गया, रिएक्टेंट कौन है? N2O5, तो उसका प्रेशर 0.5 है। 100 सेकेंड बाद जब रीडिंग लेंगे तो टोटल प्रेशर इतना, बट इसमें प्रेशर इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। इट मीन्स ये बनेगा। समझ में आई अब बात? 100 सेकेंड Yes, बाद ma'am. कुछ रिएक्शन हो चुका, वो रिएक्शन में क्या सिचुएशन होगी? पीछे कुछ रिएक्टेंट भी बचा होएगा, कुछ थोड़े थोड़े प्रोडक्ट भी बने हैं, बट क्योंकि तीनों चीज़ां गैशियस हैं तो टोटल प्रेशर दिता, तो 100 सेकेंड बाद असी ये ਜਿਹੜਾ टोटल प्रेशर है ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ बराबर इक्वेट कर देंगे ना, ये कैंसल हो गया, तो इथों P निकाल लो, तो P कितना आया? समझ आई अब बात तुमको मेरी, मैं कैसे कर रही हूँ? यस मैम। बेटा जब मैं बोलती हूँ ना, एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना,
देखो ऑनलाइन में बहुत टेंडेंसी रहती है, मैं समझती हूँ कि तुम लोग साथ कुछ और ऑन करके बैठ जाते हो, फिर तुम्हारा वो मिस हो जाता है, या कुछ व्हाट्सएप चेक कर लिया, कुछ और कर लिया, इट्स नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। बट एक भी वर्ड तुम्हारा मिस हुआ ना तो तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये कि हाँ जी देख लेंगे रिकॉर्डिंग, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। यू नीड टू बी जस्ट लाइक योर ऑफलाइन क्लास। अब तुम देखो जरा, हमने के निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या फॉर्मूला होता है के का पी या फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बताओ जल्दी। टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ਹੁਣ ਆਪਾਂ के निकालना है, कितना टाइम पीरियड है 100 सेकंड ने। उन्हें देखो जरा, ऊपर की लाने आप इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। किसकी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट कौन है, N2O5। उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.5। कितनी उसकी कंसंट्रेशन बची 100 सेकंड के बाद, 0.5 माइनस 2p। ये चीज़ के बराबर आएगी। अब p तो निकाल के बैठे हैं हम, तो ये 2p करो, 0.5 से माइनस करो, वैल्यू निकल आएगी। समझ आ गई बात। Yes. यस मैम। इसको सॉल्व कर लेना, 0.5 माइनस 2p 0.476 आ रहा है, वो पुट कर देना, कटिंग कुटिंग करके लॉग देख के की वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, जिन लोगों का कुछ मिस हुआ है देख लो। एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन का डाटा दिया, ये डाटा था और उसने बोला के निकालिए, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो के का एक्सप्रेशन मुझे पता है, मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी चाहिए, फिर के निकल आएगा, टाइम 100 सेकेंड। फिर मैंने डाटा उठाया, फिर डाटा से मेरे दिमाग में आया कि 0 सेकेंड पे इतना प्रेशर था। तो जब 0 सेकेंड मतलब रिएक्शन जस्ट आप शुरू ही किया है, पूरे का पूरा रिएक्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब है रिएक्टेंट का प्रेशर है। कंसंट्रेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਚ ਲੈਣੇ ਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਗੈਸੀਅਸ रिएक्शंस। तो ये तो इनिशियल तो आ गई मेरे पास 0.5। अब मेरे दिमाग में आया कि AT कितना होगा, कि 100 सेकेंड बाद मेरा रिएक्टेंट कितना बचा है वो चाहिए मुझे। बट उसने जो प्रेशर दे दिया वो सिर्फ रिएक्टेंट का नहीं दिया, वो टोटल प्रेशर दे दिया 100 सेकेंड बाद। फिर मेरे दिमाग में आएगा कि प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गैशियस, इट मीन्स ये जो टोटल प्रेशर है, वैसे खुद भी लॉजिकली लगाओ, ये वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है, बल्कि इसका मतलब रिएक्टेंट का तो कल्ले का हो ही नहीं सकता, तो इसमें इनका भी प्रेशर इंक्लूडेड है। फिर मैंने स्टिशियोमेट्री लगाई कि 2 यूज़ होते हैं तो 2 बनते हैं, 2p यूज़ होंगे तो 2p बनेंगे, ये उसका हाफ बनता है, p बनेगा, टोटल प्रेशर इतना है। फिर मैंने p निकाल लिया, फिर मुझे ये AT बनता है मेरा, फिर मैंने ये पुट किया, P की वैल्यू थी, मेरे पास निकल आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब चलते हैं हम, ये तो था तुम्हारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब 2 क्वेश्चंस और हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड में 3 नंबर 5 नंबर में आ सकते हैं। बैक एक्सरसाइज, ये दोनों ही क्वेश्चन ना 2-2 बार करके देख लियो, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब वो मैं देखिए इन्नी बार भी कराने के बावजूद भी मतलब भूल जाते हैं, समझ के करोगे तो नहीं भूलोगे कभी। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 रिएक्शन इज गिवन। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा तो ये बन गया, ठीक है। डाटा दिया, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, टाइम सेकंड में 0, 100, वही है टोटल प्रेशर। तुम सोच रहे होगे बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, सेम नहीं है, एक चीज़ डिफरेंट है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा लास्ट लाइन में, ऑल दीज आर NCERT क्वेश्चन, प्लीज बी केयरफुल।
So you need to do them very, very properly. Calculate the rate of reaction. हमको R की वैल्यू चाहिए when total pressure is 0.65 एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन क्या करोगे? पहले मुझे बताओ पूछा क्या है इसने, समझाओ क्वेश्चन मुझे। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। कैसे करें, क्या आ रहा है दिमाग में? मैम पहले पी की वैल्यू निकालेंगे। पी क्या चीज है? यहाँ पे तो कोई पी दिखती नहीं मुझे, टोटल प्रेशर तो दे ही रखा है। मैंने तो वो पी मान ली थी, तुम कुछ भी मान सकते हो। अच्छा ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, ये बताओ मुझे। पहले ये तो पता लगे कि जो चीज चाहिए सॉल्व तो तब करेंगे ना जब ये तो पता चले चाहिए क्या। वह इंटीग्रेटेड जो कंसंट्रेशन चाहिए। कहाँ चाहिए कंसंट्रेशन? उसने तो रेट ऑफ रिएक्शन मांगा है। अच्छा जो फर्स्ट ऑर्डर द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें हमें के या टी या हम इन वेरिएबल्स से निकाल पाते हैं कुछ, हम आर थोड़ी निकाल पाते हैं उससे, है ना। हमें तो आर चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर है इतना तो पता है। तो हम जर्नल हमने सीखा क्या है, चैप्टर के शुरू में हमने रेट लॉ सीखा था, है ना, बेसिक, कि ऑर्डर फर्स्ट है उन्हें देता। तो आर की वैल्यू चाहिए हमको, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए ऊपर वाले रिएक्शन का। कब चाहिए? जब टोटल प्रेशर इतना है, बट इसने या डाटा में तो दिया नहीं। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए पहली बात तो मुझे के चाहिए होगा, ठीक है। के क्या है? मेरा रेट कांस्टेंट इसी रिएक्शन का। और रेट कांस्टेंट तुमको मालूम है कि वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता नहीं है। इसका मतलब कि मैं के तो इस डाटा से निकाल लूँगी, मेरा काम हो जाएगा। के निकाल के वही के मैं यूज़ कर लूँगी, बट मुझे ये चीज़ भी चाहिए होगी। ये क्या होता है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। कब? जब टोटल प्रेशर इतना होगा तब इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची होगी वो मुझे पुट करनी पड़ेगी। तो हम इसको स्टेजेस में करेंगे। सबसे पहले मुझे ये पता चला कि मुझे के की वैल्यू चाहिए आर निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मुझे रेट कांस्टेंट चाहिए। तो रेट कांस्टेंट मुझे फर्स्ट ऑर्डर का मिल सकता है। टाइम पीरियड मेरे पास 100 सेकेंड है। इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर 100 सेकेंड आई कैन गेट फ्रॉम दिस डाटा। लेट अस फर्स्ट फाइंड दिस के वैल्यू। इसको अभी भूल जाओ, के पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उसके लिए वो के तो बिल्कुल जे में पीछे कितना सी और नहीं निकलेगा। T0 पे टोटल प्रेशर T0 पे मतलब वो रिएक्टेंट का ही है गल्ले का। अब 100 सेकेंड बाद टोटल प्रेशर 0.6 है, बट उसमें प्रोडक्ट भी आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट भी गैशियस है। अब स्टिशियोमेट्री क्या बोलती है? एक यूज होता है, एक बनता है, एक बनता है। पी यूज हुआ, पी बना, पी बना। तो 100 सेकेंड बाद टोटल कितना था? जितना ये बचा प्लस जितने ये बने। सॉरी ये मैंने एक पी ज़्यादा लिख लिया ना। दिस प्लस पी ठीक था, एक कट गया तो पी आया तुम्हारा 0.1। क्या किया मैंने? 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर, वो रिएक्टेंट है, कुछ टाइम बाद टोटल प्रेशर इतना, वो सबका मिला के उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना ये कंज्यूम हुआ, पी कितना है। तो के की वैल्यू आएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी सी? 0.5। 100 सेकेंड बाद लेफ्ट कितनी सी? 0.5 माइनस पी। पी कितना है? 0.1। तो लेफ्ट हो गई 0.4। 0.5 अपॉन 0.4, 0.5 माइनस 0.1, 0.4। इससे तुम्हारी के की वैल्यू आ जाएगी। क्या तुम लोग ये बात समझ पाए?
यस मैम। यस मैम। जशन, निखिलेश, जशन तो समझ में आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन? कुछ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। अब के आ गया, अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए था हमें। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये ये नहीं है हमारे पास। अब उसने क्या पूछा था, दोबारा आते हैं। जो टोटल प्रेशर 0.65 होगा उस टाइम पे हमें आर चाहिए। दोबारा लिखते हैं इसको, ठीक है। इनिशियल ये कितना था 0.5, ये 0 डाटा देखो 0.5 था, फिर 100 सेकेंड बाद टोटल प्रेशर 0.6 था, फिर हमें पता नहीं कितना टाइम बीता, कोई टाइम टी पे, फिर रीडिंग ली गई होगी तब 0.65 होगा, ठीक है। हमें क्या, हमें टाइम का क्या लेना देना, अभी छोड़ दो। कुछ टाइम बाद टोटल प्रेशर 0.65 हो गया, ये 0 बीच में 100 वाली रीडिंग है नो डाउट, ठीक है। बट हमें ये अभी नहीं चाहिए, हम कुछ टाइम टी पे मान लेते हैं इसको। इसके साथ डायरेक्ट ऐसे देखो, बीच वाला, अबे हमने बीच वाली के साथ कुछ लेना देना नहीं करना। शुरू च कितना सी 0.5, कुछ मतलब खत्म हो गया ताए कुछ बनया है, कुछ बनया। टोटल कितना है हुन टोटल साढ़े कोल 0.6 नहीं है, 0.65 है। तो इथों पी कट लो, पी कितना आया 0.65 माइनस 0.5, 0.15 आ गया। अब पी नेचुरली है ना, और ज़्यादा वो ख़त्म हो जाएगा और टाइम बीतेगा तो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए इसकी कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 0.5, ख़त्म कितना हुआ है ये 0.15, तो ये कितना बचा 0.35। बस आर आ गया। के निकाला था पीछे, के तो बदलता नहीं है, वही पुट करोगे। इसकी कंसंट्रेशन बदल गई, क्यों बदली भाई, क्योंकि कुछ और टाइम बीता, कुछ और टाइम बीता तो ये नेचुरली इसकी कंसंट्रेशन बदलेगी। वो निकाल ली कैसे मैंने, इसने बोला भी टोटल अब 0.65 है प्रेशर। ਅਸੀਂ क्या चलो कोई गल नहीं, देख लैने आ कि कुछ खत्म होया होना, ये बने बने। जे कन्फ्यूजन होंदी है ना एक्स रख लो, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होनी कि मैं पहला भी तो पी लिया सी, उदा कोई फर्क नहीं पैंदा। मतलब बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि अब वो टाइम टी बार वो कितना खत्म हुआ, मैंने अब उसको पी मान लिया, ये उसी के अकॉर्डिंग बन जाएंगे ना। तो पी मेरा कितना आ गया था 0.5 खत्म हो गया, सॉरी 0.15 खत्म हो गया, कितने में से 0.5 में से, तो वो लेफ्ट कितना रह गया 0.35। वही ये पुट किया, आर की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी योर आंसर। हाँ जी, क्या सीन है बताओ। यस मैम, आ गया समझ। ये अगर 100 सेकंड वाली रीडिंग्स पुट कर दें 0.4 आ जाती है इसकी SO2Cl2 की, हाँ उससे भी आ जाएगा सेम आंसर। इंटीग्रेट कर दूं अगर मैं नहीं, 0.4 टू 0। रेट चेंज होता है ना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है ना। नहीं मैम, इंटीग्रेशन तो अप्रूव हो जाता है ना कि 100 टू टी ले लिया, लोअर लिमिट मैंने टी 100 ले ली, अपर लिमिट मैंने टी ले ली। अच्छा फिर क्या करोगे, या फर्स्ट इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन बोल रहे हो। जैसे अब वही करे थे ना माइनस डी ए की, तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले ली नहीं ना, लॉग आ जाएगा उसका A0/80 जो आ जाएगा मेरा 0.4 ओवर 0.35 इक्वल्स टू के के इंटू इंटीग्रेशन 100 T-100। हाँ उससे भी हो जाएगा। उससे भी हो जाएगा मैम। करके ठीक देखना, है, हो जाना चाहिए, लॉजिकली तो लग रहा है, एक बार करके देख लेना, आंसर मैच कर रहा है। ठीक है उसमें मैम। भैया फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। यस मैम। बाकी लोगों को बेटा आ गया समझ में। जशन यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टुडे, बेटा बोलो प्लीज। अक्षित, निखिलेश, वीडियो मैं ऑन कराऊंगी कल से, अपना ना सेट होके बैठना, ऐसे तुम मुझे बहुत तंग करते हो तुम लोग। सिर्फ 2-3 बच्चे जवाब देते हैं, पता नहीं क्या देखते रहते हो क्या नहीं करते हो, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता। जशन बस कल से फाइनल है, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे, मैं भी करूंगी। फिर मत कहना ये हो गया वो हो गया, कैमरा नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, सब कुछ तुम्हारा सबका चलता है मुझे पता है, साथ में गेम्स भी चलती हैं तुम्हारी।
ये तुमको क्या लगता है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल तुम बिना समझे बिना प्रैक्टिस किए कर लोगे? तुम्हारी बहुत गलत फहमी है। बस मुझे चाहिए कि तुम्हारा एफर्ट डले, चाहे तुम मुझे 10 बार पूछ लो, बट ये बहुत गलत है कि तुम एफर्ट नहीं डाल रहे फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे नंबर आएंगे। ये नहीं होने वाला। और ऐसा मत सोच के बैठ जाना कि तुम्हारे भी +2 के पेपर होने नहीं है। ठीक है, इस बार भी हो रहे हैं पेपर, वो थोड़ा सा इजी डाल रहे हैं, वो अलग बात है। और सिचुएशन कभी हमेशा ये नहीं रहनी, हम चाहते भी नहीं रहे, जल्दी सब कुछ नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉपर एग्जाम्स। कोई नहीं तुमको एक एक क्वेश्चन कराएगा एनसीईआरटी का, और यही क्वेश्चन सीधा तुमको कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी ऐसे मिलते हैं, देख लेना पुराने पेपर उठा के। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ, ये देखो इसने अब देखो एक नाम दे रखा है एजो आइसोप्रोपेन। एनसीईआरटी ਦਾ ਹੀ क्वेश्चन है, कहता डीकम्पोजिशन हुई किदी डीकम्पोजिशन हुई एजो आइसोप्रोपेन दी 2 क्या बनाया उसने, हेक्सेन बनाया एंड नाइट्रोजन बनाई कुछ टेम्परेचर पे, और हमारे पास डाटा आया कुछ ये डाटा है 0 सेकेंड ते रीडिंग दी है, 360 पे दी है, 720 पे दी है, और पी दे रहा है mmHg में। अब नहीं लिखा ना बेटा तो उसे टोटल प्रेशर ही मानना है, ठीक है, नहीं तो वो मेंशन कर देंगे। पूछ की रहा के कड्डो जी रेट कांस्टेंट। द मेन पॉइंट इज किसने रिएक्शन नहीं दिया, रिएक्शन है नहीं इसका, आप पे आप बनाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा खतरनाक सा नाम है ना, खतरनाक नहीं है ये, आसान है। देखो ये बेटा एक ग्रुप होता है एजो एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे तुम आइसोप्रोपेन लगा दो और कुछ नहीं है, बन गया कंपाउंड। आइसोप्रोपेन तो जानते हो, इसको एजो आइसोप्रोपेन बोलते हैं। इसकी डीकम्पोजिशन हुई, हेक्सेन बनी, हेक्सेन की हुंदा C6H14 नाल नाइट्रोजन बनी। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस दी है, चेक कर लो 3 ते 3 6 ते हाइड्रोजन किन्ने होए 12 13 14, ठीक है। ये सारा कुछ गैशियस है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट द रिएक्शन बिकॉज ये रिएक्शन गिवन नहीं है, ध्यान रखना। अब इसका तुमने के निकालना है, बहुत आसान है, गैस है गैस से आता है, P0 पे इसका प्रेशर होगा। पहले हम इन दोनों डाटा के साथ डील करेंगे, फिर 360 बाद टोटल प्रेशर दिया, ये एक खत्म होता है तो ये एक बनता है, एक बनता है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इसका प्रेशर कुछ है, इसका पी है, इसका पी है। मेरी तबीयत देख लो आज इतनी खराब है, मुझे इतना जुकाम है, फिर भी मैंने कहा नहीं क्लास नहीं मिस करनी बच्चों की। तो तुम एटलीस्ट पढ़ते टाइम तो कंसंट्रेट कर ही सकते हो ना। ये टोटल प्रेशर 54 है, इसमें से पी निकाल लो, 19, ठीक है। अब के निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है 2.303 बाय टी लॉग। मैम ये के हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं? बता रही हूँ। नॉर्मली तो एक ही डाटा दिया है, इसमें 2 है तो इसमें 2 के एक ही वैल्यूज आएंगी, फिर उसकी एवरेज लेनी होती है। अभी पहले इस पे ध्यान दो, लॉग ए नॉट, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल प्रेशर 35 सीगा, तो कितना बचा 35 माइनस पी माइनस 19, 16 बचा। कैसे आया 16, ध्यान आ गया ना। बच्चे पता गलती क्या करते हैं इसमें, किसी से भी ये गलती हो जाती है कि 19 ही लिखा जाता है गलती से, वो सिली मिस्टेक बन जाती है फिर, जबकि 19 वो खत्म हुआ है। बचा कितना है, हमने तो बचा हुआ लगाना होता है, लेफ्ट आफ्टर 360 सेकेंड, 35 माइनस 19 करना पड़ेगा, वो 16 आएगा। अब के निकाल लेना, यहाँ पे टाइम कितना 360, ये K1 है। वैसे यूजुअली तो बेटा एक ही डाटा दिया है, बट जैसे इसमें है
तो इसमें एक और डाटा दिया है। अब इन दोनों डाटा को हम डील करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल वैसे ही है। अब तो अगले पेज पे चलें। अब 63 है, टोटल कर लोगे ना वैसे ही। 35 माइनस पी 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 एक्स मान लिया करो, तुमको कंफ्यूजन होता है तो कि मैम कुछ और मैम टाइम। हेक्सेन गैसियस होती है। हाँ बेटा, कंडीशन हेक्सेन ऐसी है गैस, ना कि उसने गैस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है 543 केल्विन पे। ठीक है। ठीक है, मान लो और टाइम बीता 720 सेकेंड बाद रीडिंग ली, तो हम यहाँ से 0 से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक्स एक्स। फिर 35 माइनस एक्स प्लस एक्स किसके बराबर कर दोगे, 63 के। एक्स की वैल्यू निकाल लेना, वैसे ही K2 निकल आएगा। फिर जो आंसर लिखना है K का, वो K1 प्लस K2 की एवरेज करके वो आंसर लिखना है। समझ गए बात? यहाँ पे अलग क्यों आ रहा है वैसे के? सेम आएगा अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत फर्क है। मैं जस्ट आपको करने का मेथड बता रही हूँ कि जब डाटा दी ठीक है मैम, ऑलमोस्ट सेम आएगा। ठीक है। मैम इसमें तो 9 वैल्यू आई है पी की, मतलब एक्स की। हाँ जो भी है वो देख लेना, आप तुम इतना तो कर ही सकते हो। इसको पूरा करके आंसर निकाल के देख वैसे लेना। एवरेज हम मैम 0 वैसे टू ये तो 720 इक्वली इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। क्या? 0 टू 720 इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं एवरेज के की वैल्यू। हाँ कर सकते 0 हो, से वैसे भी हो जाएगा। करके करके एवरेज देख आएगी ना लेना, उससे? इंटीग्रेट करके एवरेज ही आएगी। हाँ ठीक है मैम। देखो, बट बोर्ड में ना यही मेथड करने पड़ेंगे तुमको जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये है कि तुम अपने वाले बिल्कुल कर सकते हो, बट वो कंपटीशन में जल्दी के लिए यूज़ कर लेना। बोर्ड के टीचर्स क्या हैं, उनको पता नहीं होता, फिर वो नंबर नहीं देते हैं इन मेथड्स के। ठीक है, और एक मुझे करके एक बार पिक भेजना, मैं देख एक बार चेक करना चाहती हूँ। ठीक है मैम। अब एक बेटा 4.18 क्वेश्चन है, ये करना हमने कल एक किया था ना, टू प्रूव वाला क्वेश्चन कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 गुना टाइम लगा है। वैसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अब उसने ये बोला कि 90% को कंप्लीट होने में ट्वाइस द टाइम लग रहा है, सॉरी 99% को कंप्लीट होने में ट्वाइस टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू 90%। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कल वाला न्यूमेरिकल किया था, इसको करना है। Expression for K for first order from concentration of reactant at two different times. ये कैसे निकलेगा एक्सप्रेशन कि मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है A to B। आगे तो हमें पता होता है कि A0 इतना है ना, और T टाइम पे इतना रह गया तो हम कर लेते हैं। बट अब इसने क्या किया, ये नहीं दिया। इसने बोला दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं। T1 टाइम पे ये बचा A1, फिर कुछ T2 टाइम था और रिएक्टेंट तब बचा A2। हमको सिर्फ ये दिया और बोल रहे हैं कि K की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या निकालना है, K निकालना है। देखें कैसे करते हैं। डेरिवेशन जब हमने कल की थी उसका एक्सप्रेशन बना था, याद होगा तुमको, ln। अच्छा, ड्राइव भी कर सकते हैं। देखो ये एक्सप्रेशन बना था हमारे पास ln A, फिर हमने, मैं जस्ट शॉर्ट में डेरिवेशन कर रही हूँ, तो क्या निकाला था, ln A0 माइनस ln AT इज इक्वल टू माइनस KT। ये एक्सप्रेशन था। तो अब मेरे पास A0 इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं है, बट ये तो मैंने जर्नल एक्सप्रेशन लिखा है अभी। ठीक है, वैल्यू मेरे पास A1 A0 है। तो मैं इक्वेशन क्या बनाती हूँ, पहले मैं इक्वेशन ये लिख लेती हूँ। T1 टाइम पे मेरे पास A1 कंसंट्रेशन थी और T2 टाइम पे A2 बची हुई थी। ये इक्वेशन 1 है। फिर T2 टाइम पे इक्वेशन ये बन जाएगी, ये इक्वेशन 2 है। मैम साइन ऑपोजिट नहीं आएंगे यहाँ पे ln A0 माइनस ln AT में? क्यों? आपने अपर लिमिट तो 80 लगाओगे ना आप तो? मैं
मैं तो बेसिक तो वहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। नहीं मैम, यहाँ पे अपर लिमिट 80 आएगी तो माइनस एन के बाद वो हो जाएगा ना, माइनस लॉग 80 बन ए नॉट बन जाएगा, फिर वो प्लस लॉग हो जाएगा, सॉरी ई नॉट लॉग प्लस हो जाएगा, माइनस 80 हो ये है जाएगा। ना, तो यस इसका मैम, हमने ln a निकाला था, यस मैम। तो लिमिट ओ सॉरी क्या मैंने लिमिट अपोजिट लिख दी ना, ठीक है। ये बनेगा। तो ये आएगा ln 80 माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। हाँ ये लिमिट्स ठीक कर लो, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये बन गया ln a1 माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस KT1, इक्वेशन नंबर 1। ln a2 माइनस ln a नॉट माइनस KT2, इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 2 करके देखें क्या बन रहा है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास a नॉट की वैल्यू दे नहीं रखी मान लो, और क्वेश्चन में हमें k निकालने को बोल दिया, दो कंसंट्रेशंस दो डिफरेंट टाइम पे हमको दे दी, तब क्या करना होता है। सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ बेटा मैं, और कुछ नहीं है। इस पे माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस KT1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये काट गया, एक ही बन जाएगा ln a1 अपॉन a2, और ये तुम कॉमन निकाल लो के T2 माइनस T1। तो k का एक्सप्रेशन क्या बना, ये मैं इधर ले गई, उसको log टू द बेस 10 में बदल दिया, तो ये न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। समझ में आ गया एक्सप्रेशन? हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो ना यहाँ पे, फिर AT1 और AT2 ओवर 81, और वहाँ पे KT2 माइनस T1। क्या बोल रहे हो? हम सीधा ही इंटीग्रेट कर देते हैं ना, यहाँ पे AT2 ओवर 81 लिमिट्स आ गई, और वहाँ पे T1 T की लिमिट आ गई T2 ओवर T1। हाँ वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन वैसे तुमको आएगी नहीं, ये एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा, तो ये याद कर लेना, जब टू डिफरेंट टाइम पे दिया हो, इनिशियल ना दिया हो, तब ये लगाना है। ऊपर ये रखे A1 वाली और A2 वाली, टाइम इंटरवल तो T2 माइनस T1 ही है। तो फर्स्ट ऑर्डर तुम्हारा कंप्लीट हो गया बेटा, 0 ऑर्डर कर लिया हमने, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया, और एक फर्स्ट ऑर्डर में तुम ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर n। इससे डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस, जल्दी हो जाते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकलेंगे, टोटल टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ टाइम। मैं क्वेश्चन करके बताती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं। देखो क्वेश्चन दिया, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 60 minute. What percentage will be left after 240 minutes? ये पूछो। अब ये देखो बड़े तरीके से भी हो सकता है, बट इससे भी हो जाएगा। वो बोल रहा है कितना बचेगा 240 मिनट के बाद, बचेगा मतलब 80, ठीक है। तो एक हाफ लाइफ टाइम दिता है, टोटल टाइम 240 मिनट सी, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 4। एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। 240 मिनट में कितनी हाफ लाइफ्स बनेंगी, 4 हाफ लाइफ बनेंगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ 60 मिनट की है। समझ में आया क्या बोले मैंने? तो ये क्या बच गया, ए नॉट बाई 16, ठीक है। अब परसेंटेज निकाल लो, ये तुम्हारा 6.25% होगा। फ्रैक्शन हो गया ना, 1/16 करोगे जे तो थोड़ा 0.0625 आएगा, तो परसेंटेज होगी 6.25। कितना बचेगा, इतने परसेंट बचेगा, दैट्स इट। तो इससे डायरेक्ट हो जाते हैं, तो बोर्ड में नहीं लगाना, ये कंपटीशन में टाइम बचाने के लिए लग जाएगा, अदरवाइज पूरा करना पड़ेगा। t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई, उससे भी निकल जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। t फिर हो जाएगा 240,
के दी वैल्यू हाफ लाइफ तो कट लांगे, ए निकले आएगा कितना बचे, ये डायरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर में लगता है। आगे बात समझ में? यस यस मैम। तुम्हारा मोर देन हाफ चैप्टर कंप्लीट है, ये 60% कहना चाहिए मुझे। इसके बाद एक टॉपिक है वो जस्ट शुरू करेंगे बाकी। अच्छा आज क्या डे हो गया? फ्राइडे है। टेस्ट बेटा तुम्हारा संडे को होगा, कल फिर ऑफ करेंगे, तो कल प्रिपरेशन कर लेना अपनी, ठीक है? हेडिंग लिख लो जरा अगले टॉपिक की। फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके देखो क्या क्या पढ़ना है। शुरू कैसे किया था, सिंपल डेरिवेशन से उसका सब कुछ हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन, उसका टी हाफ, फिर उसके ग्राफ्स, फिर उसमें हमने ये 2-3 पॉइंट्स किए हैं, ये जो पीछे न्यूमेरिकल्स और ये फर्स्ट ऑर्डर में लगना है, और ये एक्सप्रेशन और ये सारा कुछ। और ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि जीरो ऑर्डर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगला टॉपिक होगा क्या हमारा, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। किस चीज़ के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ। ठीक है, ये अब हमारा अगला टॉपिक है। कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड हमने पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब एक्चुअल में कि जब लैब वगैरह में साइंटिस्ट लोग काम करते हैं तो एक्चुअल में कर कैसे पाते हैं, कौन से ऐसे मेथड यूज़ करके, कौन सी कैलकुलेशंस यूज़ करके हम ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, या रेट कांस्टेंट या रेट लॉ फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमने 3-4 मेथड पढ़ने हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो हम करेंगे इनिशियल रेट मेथड। एक इनिशियल रेट मेथड होगा, फिर उसके बाद हम हाफ लाइफ मेथड करेंगे, ग्राफिकल मेथड करेंगे एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड करेंगे। ठीक है, तो बाकी करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। इतना कर लेना अच्छे से। और टेस्ट में काइनेटिक्स नहीं डालती मैं, तुम लोग वो सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से कर लेना। उसका सारे क्वेश्चंस बेटा एक बार एनसीईआरटी के प्लस जो एक्स्ट्रा नोट्स में कराए हैं वो सारे प्लीज़ गो थ्रू हो जाना। और उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा उसमें फिर ये पूरा डाल दूंगी, तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स तब तक हो भी जाएगा। ठीक है, फिर हम संडे को मिलेंगे। टेस्ट तुम्हारा इवनिंग टाइम ही होगा एज यूजुअल। अच्छा कौन से टाइम रखूँ संडे को? अब तो इवनिंग नहीं है, यही रख लूँ सुबह ही? ठीक है ठीक है, सुबह ही होगा टेस्ट 10:30 to 11:30। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।